हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूड़ सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नहीं कुछ। आज हम केवल सिलेबस पे बात करेंगे, बायोलॉजी के सिलेबस पर कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि ये जो सत्र है 2020-21 यह अभी तक शुरुआत नहीं हो पाया, काफ़ी लेट हो गए। और आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में कोविड-19 की यानी कोरोना की महामारी फैली हुई है और जिसके कारण सभी स्कूल, संस्थान, विद्यालय, यूनिवर्सिटी सभी बंद हैं। फलस्वरूप क्लासेज नहीं हो रही है, पठन पाठन कार्य एकदम पूरी तरह से ठप है। हमारी सरकार बीच में प्रयास की कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास शिक्षा दी जाए, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी बच्चों के पास सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, मिल पाती, जिसकी वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारी सरकार ने पूरे सिलेबस से 30% सिलेबस को कम कर दिया है, कुछ पाठ्यक्रम को घटाया गया है, कुछ सिलेबस को घटाया गया है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं और इससे संबंधित क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। साथ में ये बताना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे अभी हाई स्कूल पास करके 11 में गए हैं, 11th में एडमिशन लिए हैं और वे बच्चे जो बायोलॉजी के लिए हैं, क्योंकि जो बायो के बच्चे होते हैं यह अपने सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी में कमज़ोर होते हैं काफ़ी तर, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं। उनका ज़्यादा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री पर होता है और यहीं पर देखा जाए कि जो मैथ के बच्चे होते हैं वह अपना फोकस मैथ पे देखते हैं, मैथ के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पर अपना फोकस रखते हैं, इसलिए उनका जो पूरा बेस होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लेकिन यहीं पे बायो के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में बायोलॉजी को एकदम निगलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेन सब्जेक्ट होता है बायो यह काफ़ी पीछे रह जाता है, वे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनसे सफलता काफ़ी दूर भाग जाती है। तो ये हम आपको पर्सनली हिदायत देना चाहते हैं कि आप लोग जो बायो के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं, जो बायोलॉजी पढ़ने के इच्छुक हैं, तो इनको आप लोग क्या करिए कि बायो को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपका बायो ही मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के आधार पर हमें आगे जाना है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो नीट में से लगभग 50% क्वेश्चन बायो से पूछे जाएंगे और 25% जो क्वेश्चन 25% जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर जो सिलेक्शन का जो माध्यम होता है बायो ही होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 200 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 200 में से 100 नंबर बायो के होते हैं और 50-50 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो अब देखिए कि जो बायो अगर आपका मजबूत होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो आप 100 में से 90, 95, 98 नंबर ला सकते हैं और ये आपकी सफलता का एक माध्यम बन सकता है। बात समझ आ रही है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट मतलब बायो को कमज़ोर मत समझिए, कमज़ोर मत करिए, इसको भी अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बच्चे 10 से 11 में आए हैं वह थोड़ा एंजॉय करते हैं कि यार अभी तो 11 है, अगली बार 12 का हम बोर्ड देंगे तब पढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं कंपटीशन के, इन्हीं सब टॉपिक से मिला होता है। तो आप लोग जो बायो है 11 का बायोलॉजी, इसे निगलेक्ट मत करिए, इसको अच्छे से तैयार करिए। अगर आपको कंपटीशन में बैठना है तो, या बीएससी करना है तो इसके लिए आपके लिए अच्छा माध्यम बन सकता है, आपकी सफलता का माध्यम बन सकता है। तो आप लोग इस मतलब 11 के बायोलॉजी को बढ़िया से तैयारी करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, मतलब जो भी जितना मटेरियल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इसके बारे में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको तैयारी करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। तो देखिए, जो हम क्लास ले रहे हैं ये फ्री है, नो फीस, ये पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपका, आप इसको फ्री में ग्रहण कर सकते हैं।
और अगर फ्री में ग्रहण कर सकते इसको अच्छे से ग्रहण करिए, और समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, बांटिए, और उनसे बताइए कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे तैयारी के पर्पज़ से। और 11 मई में आप लोग हैं तो इसको तैयार करिए बढ़िया से। तो हम बात करते हैं अब सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करते हैं तो हम क्लास 11 की जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम लेके आए हैं। तो इसमें हम पाठ्यक्रम में जो हमारा टोटल जो होता है, जो बायोलॉजी है, बायो को 5 यूनिट में बांटा गया है, 5 इकाई में बांटा गया है। और प्रत्येक इकाई से जो होता है कंपटीशन, मतलब जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं फिक्स अंक से। तो ये तो एकेडमिक एग्जाम में जो आप 11 परीक्षाएं में जाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। पहला यूनिट हमारा है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता मतलब सजीव जगत में कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कितने प्रकार के होते हैं सजीव जगत। सजीव यानी कि हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में या हमारे चारों तरफ के कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है, इसमें इनका वेरिएशन किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो बायोलॉजी है बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं, अरस्तु हैं। और उन्होंने क्या किया था कि सभी जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया, लेकिन कुछ मतलब एक पादप जगत एक जंतु जगत। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे जीव मिले जिनमें इन दोनों के लक्षण थे। तो इसके बाद समस्याएं होने लगी अध्ययन करने में। तो एक और आए वैज्ञानिक हमारे क्या नाम था उनका, R.H. ह्यूटेकर। तो उन्होंने क्या किया कि R.H. ह्यूटेकर ने सन 1969 ईस्वी में सभी जीवों को 5 जगत में डिवाइड कर दिया, यानी 5 किंगडम में क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। और उन्हीं 5 किंगडम के आधार पे हम जीवों का वर्गीकरण करके यानी क्लासिफिकेशन करके उनका हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में लगभग कई लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इन सभी जीवों का अध्ययन करना, एक साथ अध्ययन करना, या इनके नाम को याद रखना, पहचानना, जानना बहुत ही कठिन होगा या हमारे लिए असंभव होगा। तो इस चीज़ को यानी इस असंभव को बनाने के लिए R.H. टेकर ने सभी जीवधारियों को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। और उनके अनुसार उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन करके संघ में डिवाइड करके फिर उन्हें हमें अध्ययन करने में आसानी हो गई, जिसे हम सभी जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है जीव जगत, यानी कि जीव जगत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीवों में कितनी जगत हैं। तो इन्हें हमने बताया कि सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। तो इसके बारे में तो पहला जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। तो 5 जगत में बांटा गया सभी जीवधारियों को। अब इसमें जीव जगत का वर्गीकरण हमने बता दिया कि क्लासिफिकेशन करा गया है। जो तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत। तो आप जीव जगत का जो वर्गीकरण है इसमें आप पढ़ेंगे मोनेरा जगत, ठीक, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई की, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे जीव जगत में। इसके बाद तीसरा का जो है टॉपिक आपका है वनस्पति जगत, यानी कि प्लांट किंगडम। तो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, हम वनस्पति को कितने जगत में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। जैसे एम्ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म में। इन 3 वर्गों में बांटकर हम इनमें पादपों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे जंतु जगत, यानी एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम भी बहुत ही वेरिएशन होते हैं, काफ़ी संख्या होती है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं इनमें। तो इनका जो हम अध्ययन करते हैं कि 2 वर्गों में बांटा गया है इनको, जंतु जगत को, एक कार्डेटा दूसरा नॉन कार्डेटा, यानी कि एक जो होता है कशेरुकी, एक अकशेरुकी। मतलब कशेरुकी में उन्हें रखा गया वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और ब्रेन डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है, मतलब मस्तिष्क क्या होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। और अकशेरुकी यानी नॉन कार्डेटा में उन जंतुओं को रखा गया है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी वो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, उनके मस्तिष्क कम विकसित होते हैं। तो ये हो गई, इसके अंतर्गत हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा यूनिट है हमारा, दूसरी इकाई है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जंतुओं और पौधों में जो उनकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यह संरचना हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमारा होगा पुष्पी पौधों की आकार की, यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है।
तो आप सभी को पता होता है कि जो उच्च वर्ग जो पुष्पी पौधे होते हैं वह 3 भागों में बटे होते हैं। उनके तीनों भाग को हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियों में। और साथ ही साथ उनमें पुष्प भी बनते हैं। पुष्प से बीज बनते हैं, बीज से फल बनते हैं। तो उनके बारे में अध्ययन करना, फल किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं और बीज कैसे बनते हैं। पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया कैसे होता है ये तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये इसके बारे में अध्ययन करना है हमको है। ठीक, इसके बाद इसमें सेकेंड जो टॉपिक है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। तो जंतु की शरीर की संरचना किस प्रकार हुई है, तो इसमें हम मुख्य रूप से ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जंतु ऊतक, और ऊपर वाले में हम पढ़ेंगे पादप ऊतक तो नहीं कट गया है इस बार। हम जंतु ऊतक के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे कि जंतु ऊतक कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार हुई है, अस्थि कैसे बनी है, मांसपेशियाँ कैसे बनी है, तंत्रिका कैसे बने हैं, हमारे सभी ऑर्गन किस प्रकार बने हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद यूनिट थर्ड है आपका, इकाई थर्ड है, इसमें तीसरी इकाई है कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, संरचना एवं कार्य। कोशिका तो सभी लोगों को पता है कि जो हमारे पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो, उनकी जो संरचना होती है, वो उसकी जो बनावट या वो जो बने होते हैं, वो उनकी शरीर की जो बनावट किससे होती है, कोशिका से होती है। ठीक, तो कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके मतलब कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर की निर्माण होती है, हमारे शरीर की संरचना होती है। और कोशिकाओं के द्वारा जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, जो भी क्रिया और जनन क्रिया होती है, यह कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो इसके हम कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, तो पहला जो टॉपिक इसमें है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई होती है, तो इसके बारे में तो हम बता दें कि जो कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक, इसके बाद जैविक अणु। ठीक, यानी कि जैविक अणु के बारे में बात करेंगे हम। जैविक अणु मतलब हमारे शरीर के जो किस किस केमिकल से मिलकर बने होते हैं, किस रासायनिक पदार्थों से मिलकर होते हैं। जैसे प्रोटीन की बात करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट की, वसा, और जो ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एंजाइम किस प्रकार बनता है, तो ये जो होते हैं ये सब तत्व जो मिलकर DNA RNA जो होता है, ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे जैविक अणु के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है इसके अंतर्गत कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल क्या होती है, यानी कि आप देखते हैं कि जीवन चक्र चलता है, यानी कि प्रत्येक जीवधारियों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की असीम क्षमता होती है, कि प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। तो इस तरह क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने से उनका जीवन चक्र चलता रहता है। यानी कि आप देखें, जब पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग करोड़ वर्ष से पहले हुई, तब से फिर धीरे धीरे उन पृथ्वी पर जीवों का उत्पत्ति हुई। आज क्या हुआ कि आज बहुत से जीव ऐसे विकसित हो चुके हैं। तो इन जीवों का जो परिवर्तन जो पृथ्वी पर चला आ रहा है करोड़ों वर्ष से, तो ये जीव मतलब जनन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जनन के द्वारा ही लोग अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, और प्रकृति में उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए मतलब हमेशा बनी रहती है। तो ये जनन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इसमें जो कोशिका जो चक्र होता है, सेल साइकिल जो होता है, या कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें जो हमने बताया जो कोशिका विभाजन के द्वारा ही जनन क्रियाएँ होती हैं, क्योंकि एक कोशिका से दूसरे हमारे शरीर का जो विकास होता है, या जो जनन क्रिया होती है, यह कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव पाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। ठीक है, तो इस सब मतलब डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये इसमें होगा। चौथा आपका यूनिट है पादप कार्यकी, यानी प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत जो पहला है टॉपिक इसमें उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में कैसे होती है, किस प्रकार होती है, कितने चक्र में होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाशीय संश्लेषण हो रहा है कि अप्रकाशीय संश्लेषण हो रहा है, कि यानी कौन से क्रिया हो रही है इसमें। तो इस टोटल इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये होगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में।
इसके बाद हम पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, वायवीय होती है कि अवायवीय होती है, किस प्रकार होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बढ़िया से अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें तीसरा टॉपिक है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, यानी कि पौधों में वृद्धि कैसे होता है और इसमें विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब जो टॉपिक है, ये जो पादप कार्यकी है, ये बहुत ही मोस्ट होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा 5वां यूनिट है मानव कार्यकी यानी ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो ह्यूमन मॉर्फोलॉजी में तो कुछ टॉपिक इसमें जो जैसे इंपॉर्टेंट है वो कट गए, जैसे पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया कोई बात नहीं, पाचन क्रिया हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल में पढ़े, थोड़ा यहाँ पे डिटेल था, पढ़ना था, तो कोई बात नहीं है, हम उसे अलग से प्रयास करेंगे कि जो टॉपिक है इसको तो हम पढ़ाएंगे ही। जो टॉपिक इस बार सिलेबस से निकाला गया है, अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम उसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक नहीं निकाला गया है, उनको तो वो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है। तो वो बच्चे अपनी तैयारी करेंगे और वो टॉपिक ये ना सोचे कि जो ये टॉपिक निकाला गया तो उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो 11 के जो परीक्षाएं होगी, जो 11th जो क्लास में जो परीक्षाएं होगी उसमें तो नहीं पूछे जाएंगे जो निकाला हुआ है, लेकिन आप कंपटीशन के पर्पज़ उसे तैयार हम कर सकते हैं। तो इसमें जो पाचन क्रिया यानी कि वो तो हट गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पहला जो टॉपिक है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो हम इसमें पढ़ेंगे मानव में श्वसन क्रिया कैसे होती है, और इसमें श्वसन अंग कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार की किस क्रिया होती है, हमारे श्वसन की जो क्रिया कैपेसिटी है, क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे, गैसों का परिवहन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। ठीक, इसके बाद परिसंचरण एवं देह तरल यानी कि यहाँ पे हम रुधिर की बात करते हैं। तो रुधिर में के तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर जो होती है, हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ पाया जाता है लाल रंग का, जिसे हम रुधिर कहते हैं। और रुधिर जो होता है, रुधिर वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। तो ये बहने का जो कारण होता है उसमें मुख्य रूप से हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, क्योंकि हृदय ही रुधिर को पंप करता है और शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर किधर जाएंगे उसके लिए वो डायरेक्शन देता है। तो हृदय जो होता है हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है, जिसके माध्यम से ही रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो ये जो होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तीसरा जो है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, यानी कि उपापचय क्रिया के दौरान या मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान जो भी हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो यूरिया और जो अमोनिया का जो निर्माण होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यूरिया बनता है, किस प्रकार यूरिक अम्ल बनते हैं और किस प्रकार अमोनिया निकलता है शरीर के बाहर। तो इनके निष्कासन के बारे में हम किस किस माध्यम से हानिकारक पदार्थों से शरीर के बाहर निकालते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, उत्सर्जी अंग उत्पाद एवं निष्कासन। और चौथा जो टॉपिक है गमन एवं संचलन, यानी कि जो गमन क्रिया होती है। तो देखिए, हमने बताया था कि अभी शुरू हमने बताया कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। तो वे जीव जो कार्डेटा होते हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो पैरों पे चलते हैं, अपने हाथ पैर से। जैसे जो जानवर होते हैं वो सबसे चलते हाथ पैर दोनों, यानी चारों अंग पैरों से चलते हैं, लेकिन जो मानव है यह 2 पैर से चलता है और दोनों हाथ से कार्य करता है। तो इसमें जो बोन है, जो हड्डी है, मुख्यतः हम हड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे, मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हड्डी है, हड्डी के कितने प्रकार की हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, इनमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, और कुल मिला और इसके अतिरिक्त इसके संबंधित जो रोग होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो मानव कार्य की, तो इसके साथ साथ जो हम इसके संबंधित जो रोग होते हैं, हम पर्सनली उसके बारे में भी काफ़ी हम अध्ययन करेंगे, काफ़ी बताएंगे। क्योंकि हम मुख्य रूप से हमारी जो डिग्री है बीपीटी है, यानी हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, साथ में बीएससी हमने किया है। तो हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो जंतुओं में रोग जो किस प्रकार होता है, कैसे होता है, हम इस पर अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। और आप लोग इस पर जानने में बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को कि हम इन सब रोगों के बारे में हम पर्सनली आपको बताएंगे। इसके बाद 5वां हमारा है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय।
तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हाई स्कूल में पढ़ के आ गए क्लास 10th में, कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वह तंत्रिकीय और रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, यानी तंत्रिका तंत्र द्वारा और रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है। तो जैसे हम कोई भी कोऑर्डिनेशन है, जैसे हम कोई भी, यानी कि हम कैसे समन्वय का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक तालमेल के, जैसे कोई कार्य करने के लिए हमें तालमेल की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज दैट अगर साइकिल चलाना होता है तो उसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी का तालमेल होना चाहिए, सभी अंगों का तालमेल होता है तभी हम साइकिल चला पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारे अंगों के बीच तालमेल गड़बड़ होता है तो हम साइकिल नहीं चला पाते। जैसे सपोज दैट अगर हम साइकिल चलाने की बात करते हैं, जब हम साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तो हमारी आंखें जो होती है रोड पर होती है, रास्ते पर होती है। हमारे कान जो होते हैं पीछे की तरफ जो हॉर्न या गाड़ियाँ जाए नहीं होती है, हॉर्न जो सुना देता है सुनकर उन्हें रास्ता प्रदान करता है। हमारे हाथ होते हैं जो हैंडल पे होते हैं, और हैंडल किधर मोड़ना है, दाएं मोड़ना है या बाएं मोड़ना है, साथ में ब्रेक कब लगाना है कब नहीं लगाना है। इसके बाद जो हमारा पैर होता है वह पैर जो होता है पैडल चलाता है, तो हमें पैडल का लगातार चलाना है, कैसे चलाना है यह निबद्ध। तो ये जो साइकिल चलाने की जो प्रोसेस कंप्लीट होता है यह हमारे बॉडी के तालमेल पर ही निर्भर करता है, यानी कि एक दूसरे का सहायक होती है। बॉडी के जो जो अंग होते हैं सभी अंग एक दूसरे का क्या करते हैं, सहायक होते हैं, उस क्रिया करने में साथ देते हैं, एक दूसरे के से जुड़े होते हैं, जिसके कारण से हम उस कार्य को सफलता से कर पाते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक तालमेल गड़बड़ा है, कोई भी ऑर्गन इसमें से गड़बड़ हो गया तो हम उस कार्य को करने में असफल, पूरी तरह से असफल हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, हमें चोट भी आ सकती है। तो ये चीज़ें होती है जो तालमेल पे कोई भी कार्य करने के लिए हमारे बॉडी में एक तालमेल होना चाहिए, हमारे अंगों के बीच क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और वो जो समन्वय होना चाहिए एक नियंत्रण में होना चाहिए, तब ये क्रिया हम संभव कर पाते हैं। इसमें छठवां है रासायनिक समन्वय और नियंत्रण। तो एक तो हमने बताया जो हमारे बॉडी में समन्वय और ये जो नियंत्रण यानी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रक्रिया होती है यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। और दूसरा जो होता है रासायनिक पदार्थ, यानी रासायनिक पदार्थ जो होता है कि हमारे जो शरीर में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड पाई जाती हैं। और कौन सी ग्लैंड, तो ग्लैंड देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिःस्रावी, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनसे जो होता है लगातार एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, और उस तरल पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और उन हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर की जो क्रियाओं का नियंत्रण था नियमन ही संभव हो पाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया रासायनिक के द्वारा होता है, यानी कि हार्मोन जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो ये सब इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं क्लास 11 में। इसके अतिरिक्त जो भी टॉपिक निकाले गए हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन कब, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब उस टॉपिक को उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम देंगे, आप लोगों को डिस्कशन किया जाएगा। और ये जो हमारा क्लास होगा ये डिस्कशन के साथ होगा। आपको हम वो सब मैटर देंगे जो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे संभव है, कैसे होता है हमारे बॉडी में। क्योंकि जो हमारी बॉडी होते हैं जो या हम सेल्स की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी बहुत जटिल होती है, और ये इतनी जटिलता बनी है इसके बारे में आसानी से अध्ययन करना आसान नहीं है। इसको हम आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से माइंड मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ना पड़ता है। तो हम सभी कंटेंट आपको देंगे बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। हम क्लास 11 की क्लास बायोलॉजी क्लास हम लेने वाले हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। अब हमारा जो अगली वीडियो जो आएगा हम पहला टॉपिक लेकर आएंगे। जो पहली यूनिट है सजीव जगत की विविधता में पहली जगत जो है पहला चैप्टर सजीव जगत, हम अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आएंगे। 1 या 2 दिन में हम इस मैटर को लेके आएंगे। और तब तक आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स।